विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मेजर विषय कंप्यूटर साइंस। तो विद्यार्थियों, कंप्यूटर साइंस मेजर का पहला पेपर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसका पेपर को भी डिस्कस करने वाले। और ये जो पेपर है आपका कंप्यूटर साइंस मेजर बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो डिस्कस करेंगे उसके साथ में उसके कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन को भी हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, किंतु यह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पेपर है जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बैक टू बैक इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आगे हम इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का पेपर है, किंतु यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हैं तो इस पेपर को देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का ट्रेड या पेपर का जो पैटर्न वो क्या रह सकता है। यह पेपर दिनांक 7 मई 2026 को हुआ है और यह पेपर हमें ऋषिराज नाम का जो विद्यार्थी है उनके द्वारा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, आप भी आपका पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का कष्ट करें। तो हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप पर वो नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर जब भी आपके यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होगा, आपका मेजर, आपका माइनर, आपका एमडीसी, आपका वोकेशनल कोर्स, हिंदी, इंग्लिश या अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोध, जो पेपर आपके होते हैं वो पेपर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कष्ट करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पेपर उपलब्ध हो सके। चलते हैं, यहां पर सेक्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए और 5 प्रश्न लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है ओआर गेट क्या है, फुल एडर क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, सीआईएसए क्या है और इंटरप्ट क्या है। सेक्शन बी में आप जाओगे तो 3 नंबर का एक प्रश्न, टोटल 5 प्रश्न करने को कहा गया है। पिंगल प्रणाली नंबरों को दर्शाती कैसे है, मल्टीप्लेक्सर में उपयोग के मुख्य लाभ क्या है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मूलभूत भागों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड का उपयोग क्यों होता है, आरआईएससी के मुख्य लाभ क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी इंटर लेवलिंग क्या है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म की एप्लीकेशन को लिखिए। सेक्शन सी में आ जाते हैं तो यहां पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा और टोटल 5 प्रश्न आपको करना होंगे। पहला प्रश्न है बुलियन अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज को उपयुक्त उदाहरण से दीजिए। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर को डिजाइन से तात्पर्य क्या है, इसके मुख्य भाग लिखिए। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप की अवधारणा को समझिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके लाभों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटिंग में विकास में प्राचीन कंप्यूटेशन के महत्व का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न निम्न में से कोई एक टिप्पणी लिखिए, रजिस्टर, ट्रांसफर लैंग्वेज और अर्थमेटिक्स माइक्रो ऑपरेशंस, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है सीपीयू में पाइपलाइनिंग क्या होती है, पाइपलाइनिंग में डेटा हैजार्ड को समझाइए। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी को परिभाषित करें और मेमोरी है हेरोरिक में इसकी भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिन के वर्गीकरण में एसआईएसडी प्रकार की कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होंगे। तो विद्यार्थियों में इन प्रश्नों के उत्तर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, इनके आंसर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न यहां दिया सेक्शन ए का क्यूआर गेट क्या, व्हाट इज क्यूआर गेट के बारे में पूछा गया है। तो क्यूआर गेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते, उससे पहले वापस मैं आपको कह रहा हूं कि नंबर मैंने आपको लिखाया था, नंबर आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए 77 250 44 325 और आपके मोबाइल में इस नंबर को सेव कर लीजिए। जब भी आपका पेपर होता है मेजर, माइनर, एमडीसी, हिंदी, इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो वो जो आपका पेपर हो रहा है उसको कुछ नहीं करना है, एक फोटो क्लिक करना है और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देना है। चलते विद्यार्थियों इस पेपर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर दिया हुआ ओआर गेट एक बुनियादी, एक बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट दैट आउटपुट्स अ हाई सिग्नल 1 if at least one of its inputs is high 1, it only outputs a low signal 0 if all its output are low 0। यानी OR गेट एक बुनियादी डिजिटल लॉजिक गेट है जो उच्च सिग्नल 1 आउटपुट करता है यदि इसके इनपुट में से कम 1 उच्च हो। यह केवल निम्न सिग्नल 0 और आउटपुट करता है यदि इसके सभी इनपुट निम्न 0 हो। अगला क्वेश्चन है फुल एडर क्या है, व्हाट इज फुल एडर। तो फुल एडर एक संयोजनात्मक डिजिटल परिपथ है, यानी कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट
जो 3 बिट्स का योग करता है, that perform the addition of 3 bits, 2 signals, 2 significant bits and a carry bits from a previous additions, it has 2 outputs, a sum and a carry out. दो महत्वपूर्ण बिट्स और पिछले योग से प्राप्त एक कैरी बिट जिसमें 2 आउटपुट होते हैं, एक योग और एक कैरी आउट। अगला तीसरा प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग है जो मशीन स्तरीय निर्देशांक यानी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस के लिए स्मरण संकेतों यानी उसके मेमोरेबल जो सिग्नल्स होते हैं जैसे एमओवी, एडबलडी, सब एसयूबी का उपयोग करती है, मतलब मूवेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इनका इस्तेमाल करती है। ये एक विशिष्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए होती है और इसे मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, एसआईएससी क्या है? व्हाट इज एसआईएससी? तो एसआईएससी का फुल फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जहां एक निर्देश कई निम्न स्तरीय क्रियाओं, मेमोरी से लोड करना, अंकगणितीय क्रिया और मेमोरी में डेटा स्टोर करना कर सकता है। इट इज अ computer architecture where a signal instructions can perform multiple low level operation such as loading from memory and arithmetic operations and a memory store. यह सॉफ्टवेयर को सरल बनाने के लिए हार्डवेयर की जटिलता को कम करने पर केंद्रित है। इट फोकस ऑन हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी टू सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर। आखिरी प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, इंटरप्ट क्या है? व्हाट इज इंटरप्ट? तो इंटरप्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोसेसर को भेजा गया एक संकेत है। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंट टू द प्रोसेसर बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग एन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। इंटरप्ट होने पर सीपीयू अपनी वर्तमान गतिविधियों को यानी जो उनकी प्रोसेस होती है उसको रोककर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करता है। आ जाते हम सेक्शन बी की तरफ। इसमें कहा गया लघु उत्तरी प्रश्न है और 5 प्रश्न करना है। 3 नंबर का एक प्रश्न और पहला प्रश्न है, पिंगल प्रणाली नंबरों को दर्शाइए। हाउ डज द पिंगल सिस्टम रिप्रेजेंट्स नंबर? तो पिंगल प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य पिंगला ने अपने ग्रंथों, छंद शास्त्रों, काव्य छंदों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली का प्रयोग किया जो मूलतः बाइनरी नंबर्स को डिनोटेड करती है। याद रखिएगा किसको? बाइनरी नंबर को। उन्होंने टू यहां पर शब्दांश का प्रयोग किया। कौन कौन से? एक तो लघु जिसको एल, जिसको लाइट और शॉर्ट यानी हल्का और छोटा कहते हैं, जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, और एक गुरु यानी कि जो भारी होता है, मतलब लार्ज होता है। हेवी या लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इन्हें क्रम में व्यवस्थित करते हुए किसी भी संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता था। प्रभावी रूप से एक बाइनरी नंबर प्रणाली का सबसे पहला ज्ञात विवरण तैयार कर सकता था। अगला प्रश्न है, मल्टीप्लेक्सर के मुख्य उपयोग के मुख्य लाभ लिखिए। तो मल्टीप्लेक्सर यानी MUX एक ऐसा apparatus है जो कई इनपुट सिग्नलों को में से एक सिग्नल को चूज करता है और आउटपुट लाइन पर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। इसके कुछ लाभ है। सबसे पहले रिड्यूस वायरिंग, एक निश्चित दूरी पर कई संकेतों को प्रसारित करने के लिए आवश्यक तारों की संख्या को या वायर्स को कम कर देता है। दूसरा, सर्किट सरलीकरण, सर्किट सिंप्लीफिकेशन, यह जटिल लॉजिक सर्किट के डिजाइन को सिंपल करने के काम में आता है। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी, कई डेटा स्रोत के लिए एक ही संचार लाइन साझा करके यह हार्डवेयर की जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट है डाटा सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन, यह डिजिटल प्रणालियों में कुशल डेटा रूटिंग और सिलेक्शन की अनुमति को देता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर क्या है? व्हाट इज रजिस्टर्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग कई बिट्स के डिजिटल डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः कई फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को संग्रहित स्टोर करता है। रजिस्टर्ड की डेफिनेशन क्या है? तो फ्लिप फ्लॉपों के एक ग्रुप से बना वह सर्किट जो बाइनरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है रजिस्टर कहलाता है। रजिस्टर की स्ट्रक्चर देखें तो यदि किसी रजिस्टर में 4 फ्लिप फ्लॉप हो
तो वह 4 बीट डेटा को स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप किसके 4 बीट रजिस्टर होगा और 8 फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो 8 बीट रजिस्टर्ड करेगा। फंक्शन ऑफ रजिस्टर्ड, रजिस्टर के कार्य क्या है? तो टेम्पररी स्टोरिंग डाटा, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट ट्रांसफरिंग डेटा, डेटा को दाएं या बाएं में शिफ्ट करता है। डेटा ट्रांसफर करता है और डेटा को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करता है। और नेक्स्ट है इसका गणनात्मक कार्यों में सहायता करता है, असाइनिंग द कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस। इसके टाइप कितने होते हैं? तो सबसे पहला होता है शिफ्ट रजिस्टर, डेटा को लेफ्ट और राइट में ट्रांसफर करने का काम करता है। बफर रजिस्टर, ये क्या करता है? टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। पैरेलल रजिस्टर, ये समांतर यानी पैरेलल डेटा को स्टोर करता है। और सीरियल रजिस्टर, तो सीरियल डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यूज क्या है? इन ए कंप्यूटर सीपीयू, इन अ मेमोरी यूनिट, इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और इन अ माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मूलभूत भागों को समझाइए। एक्सप्लेन द बेसिक पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक बाइनरी कोड होता है जो कि 0 और 1 का एक ग्रुप होता है, का लेआउट डिजाइन होता है जिसको प्रोसेसर यानी कि सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आसानी से समझे और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यह कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को अलग अलग भागों में विभाजित करता है जिन्हें फील्ड कहते हैं। यह फील्ड सीपीयू को बताती है कि क्या काम करना है और किस डेटा पर काम करना है। मुख्य रूप से एक सामान्य इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आप कोड, आप कोड मतलब ऑपरेशन कोड जिसको बोलते हैं। यह क्या है? तो एक इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला और मुख्य पार्ट होता है जो सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है और कौन सा ऑपरेशन नहीं करना है। इसका फंक्शन क्या है? तो हर प्रोसेसर का एक अपना निश्चित यानी फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट होता है। अप कोड का बाइनरी वैल्यू देखकर सीपीयू का कंट्रोल यूनिट यह तय करता है कि उसे एडिशन करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है, उसके डेटा को मूव करना है या लॉजिकल कंपैरिजन एंड और करना है। आगे देखिए एग्जांपल, यदि 3 बीट का अप कोड है तो डेफिनेटली वो 000 का मतलब एडिशन होगा और 001 का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। ऑपरेट यानी ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड, यह भाग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को यह बताता है कि कार्य किस डेटा पर करना है या वह डेटा रजिस्टर में कहां रखा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के डेटा सोर्स हो सकते हैं, जैसे इमीडिएट, इसमें वास्तविक डेटा जैसे कोई नंबर 5 या 10 सीधे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिए जाते हैं। अगला रजिस्टर एड्रेस, इसमें उस कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर का नंबर होता है जहां डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। मेमोरी एड्रेस, इसमें मुख्य मेमोरी रैम का वह एड्रेस होता है जहां से डेटा का पता लगता है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एड्रेसिंग मोड फील्ड। यह आमतौर पर 1 या 2 बीट का विशेष पार्ट होता है जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को यह समझाता है कि ऑपरेट फील्ड में दिए गए एड्रेस को कैसे इंटरप्रेट करें यानी उसकी व्याख्या करें। यह निर्धारित करता है कि डेटा सीधे उसी एड्रेस पर मिल जाए या उस एड्रेस पर जाने के बाद एक और एड्रेस मिलेगा जहां असली डेटा रखा हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड का उपयोग क्यों होता है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी इंस्ट्रक्शन में आवश्यक डेटा या ऑपरेंड का स्थिति और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उसे कैसे प्राप्त करेगा। इसके बाद आती है एड्रेसिंग मोड की आवश्यकता और उसके उपयोग क्या है, यूजेस क्या है, नीडेड क्या है। तो एक है टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का स्थान बताने के लिए। एड्रेसिंग मोड सीपीयू को यह जानकारी देता है कि डेटा मेमोरी में है कि रजिस्टर में है या सीधे निर्देश में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम को अधिक लचीला बनाना, टू मेक प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल। विभिन्न एड्रेसिंग मोड के कारण प्रोग्राम अलग अलग परिस्थितियों में डेटा को आसानी से यूज कर सकता है। उसके बाद आती है मेमोरी की कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। कुछ एड्रेसिंग मोड कम बिट्स में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं जिससे मेमोरी की बचत होती है। उसके बाद आती है टू इंक्रीज एग्जीक्यूटिंग स्पीड्स, निष्पादन गति बढ़ाने के लिए यदि डेटा सीधे रजिस्टर में उपलब्ध हो तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उसे जल्दी एक्सेस कर सकता है जिससे प्रोग्राम का निष्पादन तेज हो जाता है।
उसके बाद आता है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी जटिल कार्यों को सरल बनाना। एरे, लूप, स्टिक्स आदि संरचनाओं में एड्रेसिंग मोड अत्यंत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न आता है आरआईएससी के मुख्य लाभ क्या है? व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ द आरआईएससी? आरआईएससी का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें कम संख्या में सरल निर्देशक यानी कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसका उद्देश्य प्रोसेसर की गति और उसकी कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले हाई स्पीड। आरआईएससी के निर्देशों को सरल और छोटे होते हैं जिससे सीपीयू उन्हें बहुत तेजी से निष्पादित कर देता है। सिंपली आर्किटेक्चर, सरल संरचना, इसकी डिजाइन इतनी सिंपल होती है कि इसमें प्रोसेसर का निर्माण और रखरखाव आसानी से हो सके। नेक्स्ट इज शॉर्ट एग्जीक्यूटिंग टाइम। अधिकांश निर्देशांक एक ही क्लॉक साइकिल में पूरे किए जाते हैं जिससे प्रदर्शन बेहतर होता है। नेक्स्ट पाइपलाइनिंग में सुविधा। The RISC architecture is suitable for the pipelining technology, allowing multiple instructions to be the processing simultaneously. Next, कम बिजली की खपत, low power consumptions. Simple instruction reduce power consumption, making the increasingly used in mobile and embedded devices. अगला प्रश्न है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी इंटरवलिंग क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी इंटरवलिंग्स एक ऐसे टेक्निक्स है जिसमें मेन मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट में यानी मेमोरी बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि प्रोसेसर एक ही समय में अलग अलग बैंकों से डेटा को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इससे डेटा एक्सेस की स्पीड बढ़ जाती है और सीपीयू का प्रदर्शन भी बेहतर होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो मेमोरी इंटरवलिंग्स वह प्रक्रिया है जिसमें क्रमागत यानी सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस अलग अलग मेमोरी बैंकों में स्टोर किए जाते हैं ताकि एक बैंक व्यस्त होने पर दूसरा बैंक डेटा को दे सके। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी इंटरवलिंग्स एक ऐसे टेक्निक्स है जिसका उपयोग रैम की स्पीड और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। मेमोरी इंटरवलिंग के टाइप क्या है? तो हाई ऑर्डर इंटरलिविंग्स। इसमें मेमोरी एड्रेस की शुरुआत यानी हाई ऑर्डर बिट्स का उपयोग करके बैंक चुना जाता है जिसमें एक पूरा प्रोग्राम आमतौर पर एक ही मेमोरी बैंक में क्या होता है, स्टोर होता है। तब यह ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है जब हमें लगातार सीक्वेंशियल डेटा चाहिए होते हैं। लो ऑर्डर इंटरवलिंग, इसमें मेमोरी एड्रेस लोअर ऑर्डर बिट्स का उपयोग करके बैंक को चुना जाता है जिसके कारण लगातार आने वाले एड्रेस अलग अलग बैंकों में चले जाते हैं। यह टेक्निक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर है क्योंकि ये पैरेलल एक्सेस की सुविधा देती है। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला हाई डेटा ट्रांसफर, क्योंकि कई मेमोरी बैंक एक साथ काम करने लग जाती है। इससे सीपीयू जो होता है मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो तेजी से डेटा उसमें मिलने लग जाते हैं, इसलिए उसकी काम तेजी से होता है। कंप्यूटर की स्पीड में क्या होता है? सुधार हो जाता है। उसके बाद पैरेललिज्म भी इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म की एप्लीकेशन को लिखिए। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म का सीधा सा मतलब है कि एक ही समय में एक से अधिक कैलकुलेशन को एक साथ प्रोसेस करना। आज के समय में जहां डेटा बहुत बड़ा हो चुका है और प्रोसेसिंग स्पीड की मांग लगातार बढ़ रही है, अर्थात पैरेललिज्म का उपयोग लगभग हर आधुनिक कंप्यूटिंग क्षेत्र में हो रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पैरेललिज्म का अर्थ होता है कि एक ही समय में कई कार्यों या निर्देशों का निष्पादन करना जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्पीड, उसकी वर्किंग कैपेसिटी और उसके जो वर्किंग ऑर्डर है उसको बढ़ाने में किया जाता है। पैरेललिज्म एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो साइंटिफिक कंप्यूटेशन में काम में आती है जैसे मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, परमाणु एवं फिजिक्स की कैलकुलेशन में और मैथमेटिक्स मॉडलिंग में। नेक्स्ट आता है एआई मशीन लर्निंग, उसके बाद डेटा एनालिसिस के काम में आता है, इमेज और वॉइस की पहचान करने में आता है, चैटबॉट और रोबोट्स की पहचान में आता है और न्यूरल नेटवर्क जो होता है प्रशिक्षण देने के काम में आता है। ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, 3D ग्राफिक रीडिंग होती है, वीडियो एडिटिंग के काम में आता है, एनिमेशन के काम में आता है, गेमिंग के काम में आता है। उसके बाद डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बड़े डेटा को जो पैरेलल फॉर्म में यूज करना, तेज क्वेरी का निष्पादन, जितने जल्दी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको स्पीड से उनको खत्म करना और डेटा माइनिंग के काम में आता है। नेटवर्किंग और संचार के काम में भी आता है, इंटरनेट सर्वर में काम में आता है, क्लाउडिंग कंप्यूटर में काम आता है और नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट के काम में आता है। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर में उसकी जो कैलकुलेशन है हाई स्पीड से होती है, रक्षा अनुसंधान के कार्य में आता है, सिमुलेशन का कार्य करता है। रियल टाइम सिस्टम क्या है? तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम में आता है, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली के काम में आता है और चिकित्सा उपकरणों के भी काम में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। इसमें 10 प्रश्न 5 प्रश्न आपको उत्तर लिखना है और टोटल 10 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा विद द सूटेबल एग्जांपल।
तो बुलियन अलजेब्रा का उपयोग डिजिटल लॉजिक सर्किट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डिजाइन में किया जाता है। साधारणतः नॉर्मल अलजेब्रा के अपोजिट इसमें केवल दो ही वैल्यू हो सकती, 0 यानी फॉल्स और लो, और 1 यानी ट्रू और हाई। इसके मुख्य पार्ट तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ऐड मतलब डॉट, और मतलब प्लस, और नॉट मतलब एक्स। बुलियन अलजेब्रा को बेसिक प्रॉपर्टी डिजिटल सर्किट्स को छोटा और सरल बनाने में मदद करता है। हम इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेटिव लॉ। इस नियम के अनुसार वेरिएबल्स के एक ऑर्डर को बदलने से परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ऐड और दोनों ऑपरेशन पर लागू होता है। जैसे और के लिए a प्लस बी और b प्लस ए हो सकता है। ऐड ए लिए a डॉट बी इक्वल टू b डॉट ए हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 हो तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, मतलब दोनों बराबर है। इसी प्रकार 1 इंटू 0 तो भी 0 होगा, 0 इंटू 1 होगा तो भी 0 होगा, यानी दोनों बराबर है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ये नियम बताता है कि जब तीन या अधिक वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ा या गुणा किया जाए तो उनकी ग्रुपिंग्स के क्रम में परिणाम नहीं बदलता है। जैसे और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरीके से एंड के लिए एड ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि ए को 1, बी को 0 और सी को 1 माना जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण दिखाता है कि एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड के द्वारा हम यहां पर समझ सकते हैं, सामान्य अलजेब्रा से अलग होते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ। यह नियम उस मानों को दर्शाता है जो किसी वेरिएबल के साथ ऑपरेट होने के लिए उसके मूल रूप से बदलते हैं। और के लिए 0 के साथ और एंड के लिए 1 के साथ। ये दोनों एग्जांपल यहां पर बताए गए और इस एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। ये किसी वेरिएबल को उसके अपने इन्वर्ट या नॉट के लिए साथ ऑपरेट करता है। और के लिए a प्लस ए डॉट हो जाएगा और एंड के लिए a इंटू ए डैश हो जाएगा। एग्जांपल यहां पर दिया हुआ। उसके बाद आता है वर्ग सम नियम। ये क्या कहता है, वेरिएबल को स्वयं के साथ एंड और पर किए जाता है, जो परिणाम वही वेरिएबल को वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बाउंडेशन या डोमिनेशन लॉ। ये क्या बताता है, ये कुछ निश्चित मान ऐसे होते हैं जो वेरिएबल के मान को प्रभावित किए बिना परिणाम को पूरी तरह से कंट्रोल्ड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय द डिजाइन ऑफ द बेसिक कंप्यूटर, डिस्क्राइब इट्स मेन पार्ट। तो एक बुनियादी कंप्यूटर डिजाइन, बेसिक कंप्यूटर डिजाइन से तात्पर्य कंप्यूटर के आंतरिक हार्डवेयर यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की संरचना, उनकी व्यवस्था और उनके बीच में इंटरकनेक्शंस से रिलेटेड है। यह डिजाइन ये तय करती है कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को फ्लो कैसे करते हैं और डेटा के निर्देशों का पालन कैसे करते हैं। जैसे हम बात करें तो आधुनिक कंप्यूटरों की जो बुनियादी डिजाइन होती है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है, जिसके अनुसार कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स आता है इनपुट यूनिट्स। यह भाग यूजर और कंप्यूटर के बीच एक मीडियम्स का काम करता है। इसके द्वारा बाहरी दुनिया से डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको कंप्यूटर को समझने के लिए योग्य बाइनरी कोड 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है। इसका वर्ग क्या है, तो डेटा को एक्सेप्ट करना और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एग्जांपल क्या होते हैं इनपुट के, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन्स। उसके बाद आता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोलते हैं हम, मेमोरीज, उसका मस्तिष्क कहते हैं, माइंड कहते हैं। कंप्यूटर डिजाइन में यह सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल के काम में आता है। इसके आंतरिक डिजाइन में 3 पार्ट होते हैं। अर्थ होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये यूनिट सभी प्रकार की मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को काम में आती है। उसके बाद आती है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ये स्वयं कोई प्रोसेस नहीं करता है बल्कि कंप्यूटर के बाकी सभी पार्ट को, इनपुट आउटपुट मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देता है और कब और क्या काम करना है ये बताने का काम करता है। रजिस्टर, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मौजूद बहुत ही छोटी, सबसे तेज गति से चलने वाली मेमोरी होती है। इनका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को कंट्रोल यानी टेम्परेरी रूप से रखने में के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट, तीसरे नंबर पर आता है ये स्टोरेज पार्ट। ये भाग डेटा प्रोग्रामिंग को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने का काम करता है। डिजाइन के स्तर पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आता है प्राइमरी मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, इसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू केवल इसी मेमोरी से सीधे डेटा को ले सकता है और वोलेटाइल होता है यानी कंप्यूटर बंद होने पर डेटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क या एसएसडी कहते हैं, इसका यूज डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आउटपुट यूनिट, यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं डेटा को बाइनरी कोड में वापस इंसानों को समझाने योग्य कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न आता है फ्लिप फ्लॉप की अवधारणा को समझाइए।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आंसर, इस प्रश्न का उत्तर आपकी बुक में आसानी से मिल जाएगा। अगला है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंशिएंट कंप्यूटेशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न्स। उसके बाद इसमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, रजिस्टर्ड, ट्रांसफर लैंग्वेज और अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पाइपलाइनिंग इन द सीपीयू, एक्सप्लेन डाटा हैजार्ड इन द पाइपलाइनिंग। और अगला प्रश्न है डिफाइन द कैश मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल ऑफ द मेमोरी मेमोरी हेरिक्स। उसके बाद आता है फ्लिन के वर्गीकरण में SISD प्रकार के कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या और इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों अभी तक आप जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। जाते जाते मैं नंबर वापस आपको बता रहा हूं, आपका पेपर हमें इस नंबर पर भेजने का कष्ट करना, सत्तर 250 44 325 इस नंबर पर आप अपना पेपर में व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजिएगा। तो विद्यार्थियों हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।